हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जैनेंद्र पातर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MJCI लर्निंग सिंप्लीफाइड पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म के बारे में, श्वसन की क्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो PAT, ICAR, BHU और सारे बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वह है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही सामान्य शब्दों में और बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। आप वहाँ से वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे। दोस्तों, इसे EMP पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। EMP पाथवे के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। ये जो EMP है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, EMP ये 3 साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस का खोज किया था, और इन्हीं के नाम पर ग्लाइकोलिसिस का नाम EMP पाथवे रखा गया है। तो चलिए देखते हैं EMP का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। EMP जो थे, EMP मीन्स एम्बडेन। पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था एम्बडेन। दूसरा M मीन्स मेयरहॉफ। दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था, मेयरहॉफ। और अंतिम P, जिन्हें पार्नस के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस साइकिल का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज कंप्लीट इन साइटोप्लाज्म। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो कोशिका के साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। कोशिका के साइटोप्लाज्म एरिया में यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया पूरी होती है। इन दिस प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होता है C6H12O6, इज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का सूत्र होता है CH3COCOOH। ठीक है, मीन्स ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो प्रथम और सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है ये होता है ग्लूकोज, और जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड। किसी भी फिजियोलॉजी में आप जब कोई भी प्रक्रिया या फिर कोई भी प्रोसेस अध्ययन करते हैं तो आपको एक चीज़ जानना बहुत जरूरी है कि इस प्रोसेस का शुरुआत कहाँ से हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस का पहला और सबसे फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, और कन्वर्ट हो करके वो किस पदार्थ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चेंज होता है तो किस पदार्थ में, किस मॉलिक्यूल से, किस केमिकल में चेंज होता है। ये दो चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है दैट इज ग्लूकोज, और जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पायरुविक एसिड, दैट इज पायरुविक एसिड। सूत्र भी आप लोगों को यहाँ पे C6H12O6। अगर थोड़ा सा और इसमें हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हैं, 6। C6 मतलब कार्बन के इसमें कितने अणु हैं, कार्बोहाइड्रेट में 6। और यहाँ पे पायरुविक एसिड में आप लोग देख सकते हैं पायरुविक एसिड में कितने अणु हैं कार्बन के, 1, 2 और 3। ठीक है, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन हैं, 1, 2, 3 कार्बन पायरुविक एसिड में पाए जाते हैं। मीन्स, और एक चीज आप लोग ये भी जान लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में किसी भी प्रोसेस में टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स में किसी भी स्टेप में कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजमेंट नहीं होता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है कहने का मतलब कार्बन का लॉस नहीं होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक और पायरुविक एसिड बनेगा CH3COCOOH। ठीक है, ये एक और पायरुविक एसिड बनेगा, मतलब ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण होगा। ठीक है, ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के कितने अणुओं का निर्माण होगा, 2 अणुओं का निर्माण होगा। तभी तो ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, और अब आप यहाँ पे काउंट करिए, 3 तो यहाँ पर थे, अब यहाँ पर देखो 1, 2, 3, टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। मतलब ये अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 1 molecules of glucose convert into 2 molecules of pyruvic acid। ठीक है,
ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के 2 अणुओं का निर्माण करता है। इसके साथ ही साथ इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है दोस्तों, आफ्टर दिस प्रोसेस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज के एक अणु से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। मीन्स ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तो बनता ही है, पायरुविक अम्ल के साथ ही साथ इसमें ऊर्जा भी संचित होती है, ठीक है, जो कि एक इस ग्लाइकोलिसिस का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है और इसके साथ ही साथ 2 अणु NADH प्लस H प्लस का भी निर्माण होता है। दोस्तों आप लोगों को एक और बात जाननी बहुत जरूरी है, जो आपको रेस्पिरेशन की क्रिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस कंटेन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, मतलब NADH के NADH प्लस H प्लस, इसके एक मॉलिक्यूल में ATP के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स मैंने यहां पे क्या बताया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H प्लस, 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब आप इसको क्या कर दो सीधे 2 NADH प्लस H प्लस इंटू 2, टोटल कितने ATP हो जाएंगे, 6 ATP हो जाएंगे। एक NADH प्लस से 3 ATP मिलते हैं, मतलब जाहिर सी बात है 2 NADH प्लस 2 से कितने ATP मिलेंगे, 6 ATP मिलेंगे। तो अगर ATP के रूप में हम देखें, ATP के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितने ATP का निर्माण होता है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो डायरेक्टली ATP से ग्लाइकोलिसिस से डायरेक्टली 2 ATP फॉर्म होते हैं। बट अगर NADH प्लस 2 H प्लस के इससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 6 ATP और निर्माण होता है, ठीक है। NADH प्लस 2 में 6 ATP और निर्माण होता है, मतलब टोटल कितने ATP हो गए, 8 ATP। अब यहाँ पे आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, पीएटी में सवाल कई बार पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस में कुल कितने ATP का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको वहां पर 2 भी ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां पर 6 भी ऑप्शन मिलेगा और आपको वहां पर 8 भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ इस कंडीशन में स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है यहाँ पर कि अब यहाँ पे कौन सा हम आंसर करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑप्शन आता है डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कौन क्या दिया हुआ है। अगर आपको पीएटी में पूछता है या एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, तो आपको कुल में ये 8 एटीपी लिखना है। 8 एटीपी आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में एटीपी के कितने अणु का निर्माण होता है, एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, एटीपी के कितने अणु, तो आपको ये आंसर करना है कितना, 2, ठीक है। और अगर पूछता है कुल कितना होता है तो 8, और सिर्फ पूछेगा कि एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है तो डायरेक्टली जो एटीपी का फॉर्म होता है वो आपको आंसर करना है और वो आंसर क्या हो जाएगा, 2। दोस्तों अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोई भी जीव जो ऑक्सीजन लेता है श्वसन की क्रिया में, उन सभी जीवों में क्रेब्स साइकिल की क्रिया जो होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो क्रेब्स साइकिल होता है यहाँ पे मेनली मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है। देखते हैं क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। दिस प्रोसेस इज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब। इस प्रोसेस का जो खोज किया गया था हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, इसलिए इसे क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ये जो क्रेब्स चक्र होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है
माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में, मैट्रिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, ये दो चीज आप लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन का कौन सा फेज कंप्लीट होता है, दैट इज क्रेब्स साइकिल, दैट इज क्रेब्स साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रिया के किस पार्ट में होता है, मैट्रिक्स वाले पार्ट में होता है। इसका जो मेन, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट जानना बहुत जरूरी है और उसका एंडिंग पॉइंट बहुत जानना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बाद में, पहले इसका एंडिंग पॉइंट बताता हूँ कि एंड में क्या बनता है। तो क्रेब्स साइकिल में साइट्रिक एसिड का फॉर्म होता है, मुख्य रूप से जो फाइनल प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट होता है दैट इज साइट्रिक एसिड। ठीक है, क्रेब्स साइकिल, ये चीज आप लोगों को जानना और याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रेब्स साइकिल में किसका निर्माण होता है, साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, और इसीलिए इसे साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है। साइट्रिक एसिड के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो साइट्रिक एसिड में मेनली 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं। साइट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसे TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA का फुल फॉर्म क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें कितने, साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल में मुख्य रूप से किसका निर्माण होता है, साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि साइट्रिक एसिड स्टार्ट कैसे होता है, इसका प्रारंभ किस प्रकार से होता है। साइट्रिक एसिड के निर्माण, साइट्रिक एसिड के शुरुआत के लिए आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि क्रेब्स साइकिल ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जहां पे ग्लूकोज किस में परिवर्तित होता है, पायरुविक एसिड में। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस क्रिया के दौरान, ग्लाइकोलिसिस क्रिया के बाद किस में चेंज होता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ठीक है, पायरुविक एसिड। बहुत सारे किताबों में आपको मिलेगा कि जो पायरुविक एसिड होता है ये आगे क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो पायरुविक एसिड होता है वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री नहीं करता और यह क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट नहीं कर सकता। एक्चुअली इस प्रोसेस में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के बाद पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। पायरुविक एसिड में मैंने आप लोगों को बताया कि पायरुविक एसिड टोटल कितने कार्बन कंटेंट किया रहता है, एक पायरुविक एसिड में टोटल 3 कार्बन मौजूद होते हैं। एक पायरुविक एसिड में कितने कार्बन मौजूद होते हैं, 3 कार्बन। यहां पे होता क्या है, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होने से पहले मींस माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर ये जो पायरुविक एसिड है यह एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में। और ये कैसे चेंज होता है, जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है तो यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है इसमें हाइड्रोजन आयंस भी बाहर निकलेंगे और यही हाइड्रोजन आयंस इस NAD से मिल करके क्या बना लेते हैं, NADH2+। ठीक है, मतलब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम निर्माण होने के दौरान इस बीच में भी हमें एनर्जी का फायदा होता है, हमें एनर्जी मिलती है। अब जब ये स्प्लिट होता रहता है, चेंज होता रहता है, पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है, तो यहां पर एक कोएंजाइम होता है। ठीक है, ये कोएंजाइम इस पायरुविक एसिड से मिल करके क्या बना लेता है, एसिटाइल कोएंजाइम, जिसमें कितना कार्बन होता है टोटल, एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन होते हैं। आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, पायरुविक एसिड में टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन। यहाँ पे एक कार्बन क्या हो गया, निकल गया, बाहर निकल गया, तो जाहिर सी बात है हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें टोटल कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम, यही एसिटाइल कोएंजाइम है जो कहाँ एंट्री करता है, क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है कि
क्रेब्स साइकिल में कभी भी पायरुविक एसिड एंट्री नहीं करता है। क्रेब्स साइकिल में क्या एंट्री करता है? एसिटाइल कोएंजाइम एंट्री करता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, क्रेब्स साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट, इसमें कौन सा जो तत्व होता है सबसे मुख्य रूप से स्टार्ट करता है क्रेब्स साइकिल का, वो है एसिटाइल कोएंजाइम। और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो दैट इज साइट्रिक एसिड। एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है? साइट्रिक एसिड। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम विल स्टार्ट टीसीएस साइकिल। अब यही एसिटाइल कोएंजाइम है जो क्या करेगा? आपके क्रेब्स साइकिल को या टीसीएस साइकिल को स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं कि ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ये किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का साइकिल होता है। क्या इसमें सिर्फ हमें कोई चीज प्राप्त तो सिर्फ एनर्जी प्राप्त होती है या फिर किसी चीज का हमें लॉस भी होता है? तो दोस्तों जो टीसीएस साइकिल होता है, जो क्रेब्स साइकिल होता है, it's a amphibolic process. It's a amphibolic process. Amphibolic means यहाँ पर आपका एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। क्रेब्स साइकिल में एनाबॉलिज्म की भी क्रिया होती है और कैटाबॉलिज्म की भी क्रिया होती है। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज टू फॉर्म, किसी भी चीज का बनना, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक टर्म होता है बायोलॉजी में उसे एनाबॉलिक प्रोसेस बोला जाता है। जब कोई भी चीज बनता है, उसे कोई भी चीज सिंथेसिस होता है, उस प्रोसेस को एनाबॉलिक कहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, बनता है, फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक एनाबॉलिक क्रिया है जिसमें किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। कैटाबॉलिज्म मीन्स टू ब्रेक। टू ब्रेक मीन्स किसी भी चीज का नष्ट होना, ठीक है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है? कोई एनर्जी बनती भी है और जो ग्लूकोज होता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, वो क्या होता है? ब्रेक भी होता है। मीन्स इट्स अ एम्फीबॉलिक प्रोसेस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं टीसीएस साइकिल में हमें क्या मिलता है, ठीक है। हमको मिलता क्या, हम इसका फायदा क्या होता है? तो दोस्तों टीसीएस साइकिल में जब मैंने आप लोगों को बताया ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण होगा और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड, जाहिर सी बात है, दो पायरुविक एसिड क्या मतलब कि यहाँ पे क्रेब्स साइकिल कितने साइकिल होना जरूरी है? दो क्रेब्स साइकिल होना जरूरी है, ठीक है। तो जब एक क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है, एक क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होता है तब क्या होता है ये देखिए आप, तब हमको मिलता क्या है? एक क्रेब्स साइकिल के कंप्लीट होने के बाद हमको क्या मिलता है एनर्जी के रूप में? दोस्तों फ्रॉम 1 टर्न ऑफ टीसीएस साइकिल, मतलब जब एक टीसीएस साइकिल कंप्लीट होता है तब हमें NaDH+2H के 3 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं, जो आप लोगों को पता है 1 NaDH = 3 ATP। मतलब यहां पे टोटल कितने ATP हो जाएंगे? 9 ATP हो जाएंगे, ठीक है। एक FADH2 का भी निर्माण होता है और एक FADH2 में कितने ATP होते हैं? 2 ATPs होते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली एक ATP का निर्माण होता है। मतलब टीसीएस साइकिल में हमें टोटल 12 ATP का लाभ होता है। और क्रेब्स साइकिल के बाद वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन भी इसे कहा जाता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन जो होता है वह एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे लास्ट प्रोसेस होता है और सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में एक्चुअली होता क्या है, जैसे यहाँ पे देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ ATP
ठीक है, इसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम रिड्यूस्ड कोएंजाइम। रिड्यूस्ड कोएंजाइम मैंने आप लोगों को बताया ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी के साथ साथ कुछ और भी बनता है, और वो क्या था, एनएडी, ये NADH2 और FADH2, इनका निर्माण होता है, और इन्हीं दोनों को ही क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। इनको क्या बोला जाता है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है कि ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम होते हैं, इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम का कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होते हैं ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम, किस में कन्वर्ट होते हैं, एटीपी में। आप लोगों को पता है NADH2 एंड FADH2, इनमें एटीपी की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। अब यही एटीपी कैसे रिलीज होगा, इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम से एटीपी कैसे रिलीज होगा, निकलेगा कैसे, तो ये जो काम होता है, ये किसका काम होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के दौरान एटीपी के साथ साथ H2O भी क्या होता है, निर्मित होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो पिछले बार पीएटी के क्वेश्चन में पूछा गया था, वो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है, वो क्या, कौन सा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो लास्ट एक्सेप्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीजन। वो क्या होता है, ऑक्सीजन। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम लास्ट एक्सेप्टर क्या होता है, ऑक्सीजन। अब देखते हैं दोस्तों कि श्वसन की क्रिया में आप लोगों को याद होगा, याद कीजिए आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीश्वसन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, 38 एटीपी का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं ये 38 एटीपी कहाँ कहाँ किस किस प्रोसेस के दौरान निर्मित होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में सभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के दौरान डायरेक्टली 2 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, और 6 एटीपी रिड्यूस्ड कोएंजाइम से निर्मित होते हैं। यहाँ पे 2 NADH2 का भी निर्माण होता है ग्लाइकोलिसिस में। तो 2 NADH में कितना एटीपी हो जाएगा, 6 एटीपी। टोटल ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होगा, 8 एटीपी का निर्माण होगा। और आप लोग को पता होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के बाद जो पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, ये पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंट्री नहीं करता है, यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का भी निर्माण होता है। तो टोटल यहाँ पे कितने एटीपी हो गए, 3 एटीपी, ठीक है। तो पायरुविक एसिड से ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ। ये दोनों अलग अलग अपना क्रेब्स साइकिल करेंगे, क्रेब्स साइकिल में भाग लेंगे थ्रू एसिटिल कोएंजाइम। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से कितने एटीपी का निर्माण हो रहा है, 3 एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल से कितने एटीपी हो जाएंगे, 6 एटीपी हो जाएंगे। मींस टोटल कितने हो गए, ग्लाइकोलिसिस से 8 प्लस जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है तब कितने एटीपी निर्मित होते हैं, 6, ठीक है। अब देखते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल में कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो मैंने आपको बताया था अभी, साइट्रिक एसिड में टोटल 12 एटीपी का निर्माण होता है। तो सेम चीज आप लोग यहाँ पर भी याद करिए, 1 टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल इट प्रोड्यूस्ड 12 एटीपी। तो 2 टर्न में कितने हो जाएंगे, 24 एटीपी हो जाएंगे, 24 एटीपीज। अब 8 + 6 + 24, इसको जब आप काउंट करोगे तो कितने एटीपी होंगे, 38 एटीपीज,
ठीक है। इस प्रकार एरोबिक रेस्पिरेशन में पूरे प्रोसेस में टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है और मैंने आप लोगों को बताया कि ये 38 एटीपी कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों ये तो रहे रेस्पिरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाइए और अधिक से अधिक लोगों में इसे फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिससे आप हमसे पढ़ना चाहते हैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखें और ताकि मैं उसका आपको वीडियो दे सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।